इतनी अच्छी सोच होती तो हमारी ये हालत ना होती जम्मू कश्मीर की। एक बहुत बड़ी रियासत के टुकड़े नहीं होते, और टुकड़े होने के बाद इस रियासत को एक यूनियन टेरिटरी का दर्जा नहीं मिलता। वो तो हमारे लिए, मैं तो कहता हूं कि ये जो कितना कुछ भी हुआ इसके जिम्मेदार भाजपा और पीडीपी है। मैं दोनों को दोषी मानता हूं कि जनता जो त्राही त्राही कर रही है दोनों चीजों में, कि हमारी स्टेट खो गई हमसे, नौकरी हमसे छीनी गई, हमारे हक हमसे छीने के, जिम्मेदार दो लोग ही, बीजेपी और पीडीपी को मानता हूँ। बीजेपी को तो हम मानते हैं, पीडीपी का आपका इसलिए मानना है कि उन्होंने कोalition गवर्नमेंट बनाई? बिल्कुल, जब मैं सबसे बड़ा कसूर हुआ, मैं चैलेंज करके कहता हूँ महबूबा मुफ्ती को या महरूम मुफ्ती साहब को, अगर उस टाइम ये गलती ना करते, जबकि ऑल पार्टी जितने सीनियर जो सेकुलर फोर्सेस जो पार्टी थी, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, कांग्रेस थी, उन्होंने कहा था ये आप सरकार बनाइए, पूरी देन जो है मुझे मैं बिल्कुल दोषी मानता हूँ मुफ्ती मोहम्मद सईद को और महबूबा मुफ्ती को दोषी मानता हूँ। जम्मू कश्मीर का हाल के लिए कांग्रेस जम्मू कश्मीर को इस हालात में पहुंचाने में ये लोग दोषी देते हैं पीडीपी वाले भाजपा को, लेकिन मैं दोषी मानता हूँ इसको, पीडीपी को मानता हूँ, क्योंकि पीडीपी उसमें सत्ता की भूखी ना होती, सत्ता के पीछे मत भागती, और सेकुलर फोर्सेस उस टाइम पे इकट्ठी होती, यहाँ मिलकर सरकार बनाते, भाजपा को बाहर रखते। आज ये हालत नहीं होनी थी कि वो विड्रा नहीं करते सपोर्ट, यहाँ गवर्नर रूल इमीडिएटली रातों रात नहीं लगता, और इस सरकार न 370 जानी थी, न 35A जाना था, न इससे स्टेट के टुकड़े होने थे। इसलिए इसके दोषी सबसे बड़ा अगर कोई है तो एक नंबर पे पीडीपी और दूसरे नंबर पे भाजपा। मेरे दो सवाल है, आपकी बातों से निकाले। पहला सवाल है कि जम्मू के भाजपा के 2 या 2.5 नेताओं को पता होता है कि क्या होने वाला है। दिल्ली जम्मू के किसी नेता को नहीं मालूम, जो मालूम है वो दिल्ली में जो सरकार चला रही है। एक सवाल मेरा ये है कि जम्मू में जब कोई चीज होती है तो भाजपा के नेता बड़े बड़े वादा करते हैं कि हमने लेटर लिखे, हमने ऐसा किया वैसा किया, लेकिन एक्चुअल में जो है फिर ग्राउंड लेवल प्लान एग्जीक्यूट नहीं होते हैं। मुझे लगता है कि इस चीज के पीछे जो वजह है यही है, 2-2.5 नेताओं को पता है, या फिर दिल्ली में उनकी सुनवाई नहीं होती। मैं वही चीज कह रहा हूं कि इन लोगों को जम्मू कश्मीर के जितने भाजपा के नेता हैं इनको कुछ मालूम नहीं कि फ्यूचर प्लान दिल्ली वालों का क्या है। इसका मतलब ये कि इनकी दिल्ली में सुनवाई नहीं, दिल्ली कोई सुनवाई नहीं है, कोई नहीं सुनता। मैं वही सोचने के लिए हैरान हूँ कि मुफ्ती मोहम्मद सईद जैसा एक स्टॉलवर्ड लीडर जो हमारा पार्टी में भी रहे कांग्रेस में, और उसके बाद हम लोग ने सत्ता भी इकट्ठे की मुफ्ती साहब और कांग्रेस ने, कि भी कहाँ मुफ्ती साहब से ऐसी गलती होगी। लेकिन अब मैं दूसरे एंगल में अगर सोचूं, उन्हें सोचा होगा कि दिल्ली के अंदर सरकार आज के टाइम पे भाजपा की है, शायद उनकी सपोर्ट मिलने से जम्मू कश्मीर में अच्छी सरकार चला सकूं, और यहाँ डेवलपमेंट के काम ज्यादा बेहतर हो सके, क्योंकि शुरू में एक ट्रेंड रहा है जो हम लोग सोचते हैं कि ये एक थ्योरी रही है जम्मू कश्मीर के अंदर जितनी भी पार्टियां सब कांग्रेस के, कि इन लोगों को यही होता था, चाहे एनसीए चाहे कोई रीजनल पार्टी थी, कि दिल्ली के अंदर जो सरकार बने उस सरकार के सपोर्ट के बारे में हम आगे नहीं चल सकते। शायद उस टाइम उनकी ये सोच हो कि चलिए। पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस ने 70 साल दिए, और अब पूरी जनता बोल रही है कि 70 साल में ये जो 7 साल की सरकार है, इतनी महंगाई हम लोगों ने कभी नहीं देखी। और आज बात होगी महंगाई को लेके, और मेरे साथ है कांग्रेस के सीनियर नेता योगेश साहनी जी जवाब देने के लिए। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और खास करके आपके पेपर का खास जिस तरीके से आपके न्यूज़पेपर ने और आपके चैनल ने जो भी जनता की आवाज़ को इतने बाबाक तरीके से आप लोग उठाते हो, आप जर्नलिज्म रहते हो, अगर कि सरकार की क्या क्या खामियां हैं उनको गिनना जो आपका एक फर्ज है, आप बखूबी निभाते हो, और मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। आपकी महंगाई की जो मार मारी है इन दिनों इन लोगों ने, वो बर्दाश्त से बाहर है। जनता के अंदर बवाल है, लेकिन वो बवाल कैसे उसको निकालें कि आने वाले समय में कोई ऐसा चुनाव भी नहीं, वो सुनते नहीं है, या फिर आप लोगों को जो है अपोजिशन बखूबी तरीके से निवारण नहीं आती है। देखिए, अगर इसमें थोड़ा गौर से हम सोचें इस चीज के ऊपर, और मेरी बात को कहीं कोई गलत ना ले, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जनता का भी इसमें कुछ थोड़ा बहुत कसूर है। कहते हैं ना कि जैसे आप वाली बात की भी 15-20 मिनट में एक पार्टी, नेशनल लेवल की पार्टी या बाकी जो बड़ी पार्टियां, वो अपना कैसे इनको ब्रीफ करेगी कि क्या होना चाहिए। अब इतनी नेशनल और जो हमारे स्टेट की जो पार्टी है, बड़ी पार्टी, उनको अब टाइम कितना दे, 10 मिनट में क्या बात करें।
सबसे पहले तो यही चाहिए था कि डी इलेक्शन कमीशन को कि वो जो रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी है उनको आप अपना ब्लूप्रिंट देते कि हमने डी वर्स में ये एक्सरसाइज। अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैं छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, छोटी सी। ये जो 5 अगस्त से पहले 2019 को मैं पार्लियामेंट हाउस में गया था सेंट्रल हॉल में किसी को मिलने के लिए। तो वहाँ मुझे बीजेपी के एक बहुत ही सीनियर नेता मेंबर पार्लियामेंट मिले, मेरे अच्छे मित्र भी हैं, और मैंने उनसे पूछा भी आप बड़ी एक्सरसाइज चल रही है आप लोगों की, आप कब इलेक्शन कराने जा रहे हो? उनके वर्ड थे कि भाई हमें भी नहीं कुछ मालूम होता कि क्या होने जा रहा है, हमें यही कहा गया कि इलेक्शन की तैयारी कीजिए, इलेक्शन आने वाला है, सब गेयरअप हो जाओ, तैयार हो जाओ। और बाद में वही बात जो मैं जो आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कि यहाँ सिर्फ 2.5 लोगों को मालूम है कि आगे जम्मू कश्मीर में क्या होने वाला, उनको भी मालूम नहीं होता। कहीं हिट कर रही है और आपने कैंपेन चलाई, सिग्नेचर कैंपेन चलाई, पेट्रोल डीजल के लिए आपने बहुत सारे प्रोटेस्ट किए, हालांकि हमने भी कवर किए, और कहीं कहीं जगह पे आप लोगों को अरेस्ट किया गया, डिटेन किया गया, और तब भी जो है सरकार को टस से मस नहीं हो रहा है। हालांकि अब हम भी बोल रहे हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई। क्या कहना है इस पे आपका? जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और ख़ास करके आपके पेपर का खास जिस तरीके से आपके न्यूज़पेपर ने और आपके चैनल ने जो भी जनता की आवाज़ को इतने बाबाक तरीके से आप लोग उठाते हो, आप जर्नलिज्म रहते हो, अगर कि सरकार की क्या क्या खामियां हैं उनको गिनाना जो आपका एक फर्ज है, आप बखूबी निभाते हो, और मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ आपके चैनल को और आपके न्यूज़पेपर को। और जहाँ तक देखा जाए 70 वर्ष और ये 7 वर्ष जनता ने देख ही लिया कि पिछले 7 वर्ष में इस सरकार ने उससे पहले जो वादे किए थे इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, एनडीए सरकार ने, उनमें से एक भी खरा नहीं उतरा। और जिस तरीके से गरीब आवाम के ऊपर, मिडिल क्लास के ऊपर, लोअर मिडिल क्लास के ऊपर महंगाई की जो मार मारी है इन दिनों इन लोगों ने, वो बर्दाश्त से बाहर है। जनता के अंदर बवाल है, लेकिन वो बवाल कैसे उसको निकालें कि आने वाले समय में कोई ऐसा चुनाव भी नहीं और कोई हमारा असेंबली का चुनाव भी नहीं होने वाला। लेकिन जो आपने सिग्नेचर कैंपेन चलाई, आपने लगातार प्रोटेस्ट चलाया, तो जम्मू कश्मीर नहीं पूरे हिंदुस्तान में आपकी कैंपेन चली। जब आपको सेंटर से अपनी पार्टी का ऑर्डर आया तो आप पूरे जम्मू कश्मीर के साथ साथ हिंदुस्तान में आपके प्रोटेस्ट चले, लेकिन उनका कोई आउटकम नहीं आया। वो क्यों नहीं दिख रहा है? क्या मसला है? या सरकार इतनी मतलब घमंड में हो चुकी है, वो सुनते नहीं है, या फिर आप लोगों को जो है अपोजिशन बाखूबी तरीके से निवारण नहीं आती है? देखिए, अगर इसमें थोड़ा गौर से हम सोचें इस चीज़ के ऊपर, और मेरी बात को कहीं कोई गलत ना ले, मैं ये कहना चाहता हूं कि जनता का भी इसमें कुछ थोड़ा बहुत कसूर है। आप देखिए कि भी 2014 और 14 के बाद 2019 में, खास करके 2019 में किस तरीके के साथ और क्या माहौल बनाया पूरे हिंदुस्तान के अंदर भाजपा की लीडरशिप ने कि लोगों के आंखों पे पर्दा डाल दिया और ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया कि इतनी पावर उसके बाद जनता ने भाजपा को दे दी। कभी इनकी इतनी 300 से ऊपर, मोर देन 300 से भी सीटें कभी नहीं आई थी, इतनी मेजॉरिटी के साथ आई कि अपोजिशन सुगड़ के रह गया। जितनी हम लोगों ने मेहनत की या बाकी लोगों ने मेहनत की, क्या वजूहत हुई कि जनता को भी मैं इसमें थोड़ा सा कसूर आ सकता हूँ। अगर जनता कम से कम थोड़ा अपोजिशन को स्ट्रॉन्ग करती। आपको कहने का मतलब है कि जनता को भी चुनना चाहिए अपना नेता, अपना लीडर कैसा हो, और उसी हिसाब से जो है देश। अगर जनता ने इनके सीटें कम हुआ होती, अपोजिशन की सीटें बड़ी होती, तो इनको निकेल पड़ सकती थी पार्लियामेंट के अंदर, असेंबलीज के अंदर। अब देखें कि ये सरकार सुनती ही नहीं, लेकिन हमारा फर्ज है। आपको लगता है जो वेस्ट बंगाल में इलेक्शन हुए उससे कहीं सेटिस्फाई हम जनता कुछ कर रही है? मैं कहता हूँ अब जनता को थोड़ी समझ आई कि कम से कम नहीं, डिक्टेटरशिप अब नहीं चल सकती। अब आप देखिए डेली पर डे कोई समय नहीं आती कि पिछले आप मार्च 4 से लेके उसके बाद देखिए कि पेट्रोल, डीजल के और गैस के दाम कहाँ उछाल बढ़ रहे हैं। अभी आप सोशल मीडिया में देखिए, कहीं भी जाएंगे आप तो आप कहेंगे कि 2014 में 75 से पर लीटर मिलता था अपना खाने का तेल डिबलाई, एग्जैक्टली आज 200 प्लस चला गया।
पेट्रोल के उस टाइम पे दाम क्या थे, डीजल के क्या दाम थे, और पेट्रोल और डीजल के दाम अगर वहां पर है, ये कहते हैं कि हमने नहीं बढ़ाए, लेकिन टैक्स इतना बढ़ा दिया लोगों ने, इतने टैक्स लगा दिए पेट्रोल डीजल गैस के ऊपर कि वो जनता की पहुंच से मुझे लगता है कि बाहर हो रही है। लेकिन साहनी जी, आज हम भी तंग आया है क्योंकि पेट्रोल और डीजल के साथ साथ घर के जो आइटम्स हैं, खाने पीने के आइटम, उनमें एक बहुत बड़ा हिट है। जहाँ पे हमें 5,000 का महीने का कुछ आता था, वहीं उस फैमिली को, मिडिल क्लास फैमिली को, उसी 5,000 का आज 10,000 हो गया, डबल खर्चा हुआ। अगर हम जल्द घर से ऑफिस जाते हैं तो तेल अगर हमें 100 का लगता था, आज वही 200 का तेल लगता है। और यही बात है कि अब कांग्रेस क्या करेगी आगे, क्योंकि जनता बहुत परेशान है। और आज भी जनता बोलती, हमने आज बहुत सारे लोगों से बात की, उन्होंने कहा कि जो मैंने पहले कहा, 70 साल के 7 साल हमने इतने बुरे नहीं देखे। आज जनता भी कह रही है कि इतने सब बुरे 7 साल हमने नहीं देखे। पेट्रोल और डीजल की कीमतें 100 से ज़्यादा हुई, और जो कच्चा तेल है उसकी कीमतें कम है। कांग्रेस क्या करने जा रही है, कांग्रेस किस तरह हमें सपोर्ट करेगी? इसी सिलसिले में पिछले दिनों पार्टी हाईकमान, हमारा एक लॉन्च प्रोग्राम होगा पूरे तो भारतवर्ष में 7 तारीख से लेकर 17 तक। इसमें दोनों चीजें, एक तो जनता के अंदर जागरूकता लानी, अवेयरनेस लानी, कि अब देखिए कि पिछले 7 वर्ष में इन लोगों ने कितने हमारे ऊपर टैक्सेस ठोकी हैं, और दूसरा इस सरकार को, गूंगी बहरी सरकार को जो कुंभकर्ण की नींद सो रही है, बार बार जगाना कि अब तो होश में आओ, अब तो होश में आओ कि आप इतनी महंगाई की बात जनता के ऊपर मत मारे, पेट्रोल और डीजल के दाम को कम कीजिए, टैक्सेस कम कीजिए। अब आने वाले 19 तारीख को पार्लियामेंट बैठने जा रही है, राज्यसभा और लोकसभा बैठने जा रही है। मैं उम्मीद है कि कांग्रेस बड़ी जोर शोर के साथ, जैसे हम लोग सड़कों पर निकले हुए हैं, उसी तरीके से हमारी जो लीडरशिप जो है, जो हाउसेस के अंदर पार्लियामेंट या राज्यसभा में और लोकसभा में, इसी गरीबों की आवाज को लेके इस आवाज को बुलंद करेगी और इस गूंगी बहरी सरकार को जगाने की कोशिश करेगी। चलिए, मतलब हम लोग उम्मीद रखते हैं कि कांग्रेस जो है कहीं न किसी हद तक हमें रिलीफ मिले और ये महंगाई कम हो जाए। अब हम थोड़े सियासत की तरफ रुख करते हैं। डिलिवरी कमीशन जम्मू कश्मीर पहुंचा, ऑल पार्टी मीट के 2 हफ्ते बाद डिलिवरी कमीशन आया और आपने भी हिस्सा लिया कांग्रेस ने वहां पे। क्या लगता है आपको डिलिवरी कमीशन का जो आउटकम है कैसा है, और डिलिवरी कमीशन जैसे पूरे भारतवर्ष में 2026 में होने जा रही थी, जम्मू कश्मीर में 2021 में क्या जरूरत पड़ी, इस सब पे क्या कहना है आपका? इसके लिए तो मैं कांग्रेस लीडरशिप को ही मुबारकबाद देता हूँ कि ये जो डिलिमिटेशन कमीशन पिछले 1.5 वर्ष से यहाँ काम कर रहा था, जो ऑल पार्टी मीटिंग हुई दिल्ली के अंदर, मेरा अभिप्राय ये कहने का कि कांग्रेस को क्यों मुबारकबाद देता हूँ। कांग्रेस ने काफी मंथन किया और कांग्रेस ने जो अपनी 5 पॉइंट डिमांड जो रखी उस मीटिंग के अंदर, उसमें ये भी एक पॉइंट था कि आपने हमें बताओ कि अब डिलिमिटेशन कमीशन तो 26 को बैठना, तो क्या जरूरत पड़ गई। बाकी स्टेटों पे भी, जैसे आपने असम में डेफर किया, डेफर किया, तो आप JNK में भी डेफर कर सकते हैं। पहले यहाँ जो लोगों की मेन जो डिमांड है, जो लोग त्राही त्राही कर रहे हैं कि आप हमें डेमोक्रेटिक सेटअप तो दीजिए, पहले यहाँ असेंबली चुनाव कराइए और उसके बाद कीजिए। यानी वो जब कांग्रेस ने ये भी डिमांड रखी कि आप डिलिमिटेशन ने 1.5 साल में क्या किया है, हमारे पास कुछ खाका तो हो, आपने क्या बनाया है, अब क्या करने जा रहे हो। कम से कम डिलिमिटेशन जाके नीचे ब्लॉक स्तर से बात करे, लोगों से बात करे, चुने नुमाइंदों से बात करे, पार्टी रिप्रेजेंटेटिव लोगों से मिले, जिससे कि वो रिजल्ट एक निकला जो 24 को दिल्ली में मीटिंग ऑल पार्टी है कि वो डेलीगेशन एग्री किया बाद में जाके सेंट्रल गवर्नमेंट कि नहीं, हम जम्मू कश्मीर में भी डेलीगेशन भेजें। वो 2 दिन आए, वो एक्सरसाइज की। लेकिन मैं अपनी जगह पे सोचता हूँ पार्टी का स्टैंड कुछ हो, या मेरा जो स्टैंड, मुझे लगता है कि ऑलरेडी जो 1.5 साल आपने एक्सरसाइज की, पहले आपको वो ब्लूप्रिंट सामने लाना चाहिए कि आपने क्या एक्सरसाइज किया पिछले 1.5 वर्ष में। मैं जाता या कोई और जाता, उसको तो मालूम ही नहीं आपने, क्योंकि आपने 1.5 वर्ष पहले एक्सरसाइज की। और 15-20 मिनट पार्टी को देने के बाद क्या आपको लगता है कि कोई भी इन्होंने कहते हैं ना कि जैसे आप वाली बात की भी 15-20 मिनट में एक पार्टी, नेशनल लेवल की पार्टी या बाकी जो बड़ी पार्टियां, वो अपना कैसे इनको ब्रीफ करेगी कि क्या होना चाहिए। अब इतनी नेशनल और जो हमारे स्टेट की जो पार्टी है, बड़ी पार्टी, उनको अब टाइम कितना दे, 10 मिनट में क्या बात करें। सबसे पहले तो यही चाहिए था कि डिलिमिटेशन कमीशन को कि वो जो रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी है उनको आप अपना ब्लूप्रिंट देते कि हमने 1.5 वर्ष में ये एक्सरसाइज की है। आप बताइए आपको इसमें से क्या चाहते हो कि ऐसे इस खाका क्या होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। इस मामले में कम से कम डिलिमिटेशन कमीशन को थोड़ा हम चाहते हैं कि पारदर्शी होना चाहिए था। और कहीं ना कहीं लगता है कि जो
ऑल पार्टी मीट था, बहुत सारे नेताओं ने कहा कि कोई आउटकम नहीं निकला मीटिंग से। जैसे मीडिया में, पेपरों में हम खबरें देख रहे थे और हम भी छाप रहे थे, शायद ऑल पार्टी मीट पीएम मोदी ने बुलाया तो जम्मू कश्मीर में किस्मत जो है दोबारा लिखने को जा रहे हैं। हो सकता है जम्मू कश्मीर की भलाई के लिए काम हो, लेकिन उसके बाद जो है 2 हफ्ते बाद डिलीशन कमीशन आता है और कमीशन यहाँ पहुँचने के बाद बहुत सारी पार्टीज ने कहा, आपकी पार्टी ने भी कहा कि 50 मिनट में हम लोग क्या डिस्क्राइब करें जम्मू कश्मीर की सिचुएशन। 2 साल हुए हमें लड़ते हुए इधर, और कमीशन को हम 15 मिनट में क्या डिस्क्राइब करें। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं ये तमाम चीज़ें जो है शो ऑफ करने के लिए हैं, यहाँ बाहरी चुनाव में यूज़ करने के लिए चीज़ें हैं कि जम्मू कश्मीर को हम लोग फिर से वापस बहाल कर रहे हैं स्टेटहुड, या फिर अमन अमान के लिए दोबारा हम कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर सेटल हो जाए इशू। मैं तो डियर यही कहूँगा कि ये आईवाश है कि आप देखेंगे भी जो मेरा एज ए पोलिटिकल ऑब्जर्व जो मैं करता हूँ, काफ़ी मुझे ये देखते हुए 2-2.5 साल हो गए, और यहाँ मुझे लगता है कि भाजपा को भी नहीं पता होता कि क्या होने वाला है। यहाँ सिर्फ अगर किसी को मालूम है कि उसने इन फ्यूचर जेएंड के लिए क्या सोचना है, ये 2-2.5 लोग ही हैं। ओके। उनके अलावा भारतवर्ष में अगर आप किसी बीजेपी के लीडर को पूछोगे, अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैं छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, छोटी सी। ये जो 5 अगस्त से पहले 2019 को मैं पार्लियामेंट हाउस में गया था, सेंट्रल हॉल में किसी को मिलने के लिए। तो वहाँ मुझे बीजेपी के एक बहुत ही सीनियर नेता मेंबर पार्लियामेंट मिले, मेरे अच्छे मित्र भी हैं, और मैंने उनसे पूछा भी आप बड़ी एक्सरसाइज चल रही है आप लोगों की, आप कब इलेक्शन कराने जा रहे हो। उनके वर्ड थे कि भाई हमें भी नहीं कुछ मालूम होता कि क्या होने जा रहा है, हमें यही कहा गया कि इलेक्शन की तैयारी कीजिए, इलेक्शन आने वाला है, सब गेयरअप हो जाओ, तैयार हो जाओ। और बाद में वही बात जो आपने मैं जो आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कि यहाँ सिर्फ 2.5 लोगों को मालूम है कि आगे जम्मू कश्मीर में क्या होने वाला, उनको भी मालूम नहीं होता कि उनकी सोच में क्या है, वो क्या करने जा रहा है। देखिए, इतनी अच्छी सोच होती तो हमारी ये हालत ना होती जम्मू कश्मीर की। एक बहुत बड़ी रियासत के टुकड़े नहीं होते, और टुकड़े होने के बाद इस रियासत को एक यूनियन टेरिटरी का दर्जा नहीं मिलता। वो तो हमारे लिए, मैं तो कहता हूँ कि ये जो कितना कुछ भी हुआ इसके जिम्मेदार भाजपा और पीडीपी है। मैं दोनों को दोषी मानता हूँ कि जनता जो त्राही कर रही है दोनों चीजों में, कि हमारी स्टेट खो गई हमसे, नौकरी हमसे छीनी गई, हमारे हक हमसे छीने के जिम्मेदार 2 लोग ही, बीजेपी और पीडीपी को मानता हूँ। बीजेपी को तो हम मानते हैं, पीडीपी का आपका इसलिए मानना है कि उन्होंने कोalition गवर्नमेंट बनाई। बिल्कुल, जब मैं सबसे बड़ा कसूर हुआ, मैं चैलेंज करके कहता हूँ महबूबा मुफ्ती को या महरूम मुफ्ती साहब को, अगर उस टाइम ये गलती ना करते, जबकि ऑल पार्टी जितने सीनियर जो सेकुलर फोर्सेस जो पार्टी थी, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, कांग्रेस थी, उन्होंने कहा था ये आप सरकार बनाइए, पूरी देन जो है मुझे मैं बिल्कुल दोषी मानता हूँ मुफ्ती मोहम्मद सईद को और महबूबा मुफ्ती को दोषी मानता हूँ जम्मू कश्मीर का हाल के लिए। कांग्रेस जम्मू कश्मीर को इस हालात में पहुंचाने में ये लोग दोषी देते हैं पीडीपी वाले भाजपा को, लेकिन मैं दोषी मानता हूँ इसको, पीडीपी को मानता हूँ, क्योंकि पीडीपी उसमें सत्ता की भूखी ना होती, सत्ता के पीछे मत भागती, और सेकुलर फोर्सेस उस टाइम पर इकट्ठी होती, यहाँ मिलकर सरकार बनाते, भाजपा को बाहर रखते। आज ये हालत नहीं होनी थी कि वो विड्रा नहीं करते सपोर्ट, यहाँ गवर्नर रूल इमीडिएटली रातों रात नहीं लगता, और इस सरकार न 370 जानी थी, न 35A जाना था, न इससे स्टेट के टुकड़े होने थे। इसलिए इसके दोषी सबसे बड़ा अगर कोई है तो 1 नंबर पे पीडीपी और दूसरे नंबर पे भाजपा। मेरे 2 सवाल है आपकी बातों से निकाले। पहला सवाल है कि जम्मू के भाजपा के 2 या 2.5 नेताओं को पता होता है कि क्या होने वाला है। दिल्ली जम्मू के किसी नेता को नहीं मालूम, जो मालूम है वो दिल्ली में जो सरकार चला रही है। एक सवाल मेरा ये है कि जम्मू में जब कोई चीज होती है तो भाजपा के नेता बड़े बड़े वादा करते हैं कि हमने लेटर लिखे, हमने ऐसा किया वैसा किया, लेकिन एक्चुअल में जो है फिर ग्राउंड लेवल प्लान एग्जीक्यूट नहीं होते हैं। मुझे लगता है कि इस चीज के पीछे जो वजह है यही है, 2-2.5 नेताओं को पता है, या फिर दिल्ली में उनकी सुनवाई नहीं होती। मैं वही चीज कह रहा हूं कि इन लोगों को जम्मू कश्मीर के जितने भाजपा के नेता हैं इनको कुछ मालूम नहीं कि फ्यूचर प्लान दिल्ली वालों का क्या है। इसका मतलब ये कि इनकी दिल्ली में सुनवाई नहीं, दिल्ली कोई सुनवाई नहीं है, कोई नहीं सुनता। मैंने आपको मिसाल दी, जैसे आप और हम बैठे हैं, और दोनों हम सेंट्रल में बैठे थे, ये हाल है जम्मू कश्मीर के भाजपा के सीनियर लीडरों का ये हाल है। एग्जैक्टली तो मुझे बताइए कि आपने पीडीपी की बात की, जिस टाइम ने कोalition गवर्नमेंट बनाई, और हम भी मानते हैं कि भाजपा को कभी मौका नहीं मिला सेक्रेटरी में बैठने का, और जब उन्हें कोalition बनाई तब
कांग्रेस भी सपोर्ट करी थी बीटीपी को और एनसीपी की आप लोग सीएम बनाइए, हम सपोर्ट बिल्कुल, करेंगे। बिल्कुल। और उस टाइम जब उनने भाजपा का हाथ मिलाया, क्या आपको लगता है उस टाइम जो महबूबा मुफ्ती है या मुफ्ती साहब हैं, क्या उनको ये चीज़ पता नहीं थी कि इनके मैनिफेस्टो में 370 का है, इनके मैनिफेस्टो में जम्मू कश्मीर को अलग करने की चीज़ें हैं? क्या उस टाइम ये पीडीपी अवेयर नहीं होंगे, क्या आपको लगता है? देखिए, मैं वही सोचने के लिए हैरान हूँ कि मुफ्ती मोहम्मद सैयद जैसा एक स्टॉलवर्ड लीडर जो हमारा पार्टी में भी रहे कांग्रेस में, और उसके बाद हम लोग ने सत्ता भी इकट्ठे की मुफ्ती साहब और कांग्रेस ने, कि भी कहाँ मुफ्ती साहब से ऐसी गलती हो गई। लेकिन अब मैं दूसरी जगह दूसरे एंगल में अगर सोचूं, उन्हें सोचा होगा कि दिल्ली के अंदर सरकार आज के टाइम पे भाजपा की है, शायद उनकी सपोर्ट मिलने से जम्मू कश्मीर में अच्छी ही सरकार चला सकूं और यहाँ डेवलपमेंट के काम ज़्यादा बेहतर हो सके, क्योंकि शुरू में एक ट्रेंड रहा है जो हम लोग सोचते हैं कि भी एक थ्योरी रही है जम्मू कश्मीर के अंदर जितनी भी पार्टियां सब कांग्रेस के, कि इन लोगों को यही होता था, चाहे एनसीए चाहे कोई रीजनल पार्टी थी, कि दिल्ली के अंदर जो सरकार बने उस सरकार के सपोर्ट के बारे हम आगे नहीं चल सकते। शायद उस टाइम उनकी ये सोच हो कि चलिए दिल्ली में उनकी सरकार है तो उनके ही मदद से हम लोग आगे अपने लोगों के काम करा सकेंगे, डेवलपमेंट कर सकेंगे जम्मू कश्मीर की। उसमें कहीं न कहीं फॉल्ट निकला, क्योंकि आज की डेट में मुझे कहे कि भाजपा पे अगर विश्वास करो तो हम लोग विश्वास आज भी नहीं करते, क्योंकि इनकी कथनी और करनी में वो चीज़ है। मुझे लगता है कि मुफ्ती साहब और महबूबा जी की समझ में नहीं आई कि इनकी भाजपा के लोगों की और जो आरएसएस थ्योरी के जो लोग हैं, इनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा मैं आपसे कि अब जो भाजपा बोलती है कि जो कांग्रेस 70 साल किया, हमने उनको जो है खत्म कर दिया और दुनिया तक इमेज लाई कांग्रेस ने क्या किया, इसलिए कांग्रेस चुपचाप बैठी है और कांग्रेस का हमने मुट्ठी में कर लिया। कैसे आप लोग अब अगले इलेक्शन में मतलब प्रैक्टिस करोगे कि हम लोगों को कैसे उनका विश्वास जीते हैं और किस तरह की पार्टी फिर से जिंदा हो जाएगी? कांग्रेस एक समंदर है। कांग्रेस आज भी सड़कों पे निकली है, लोगों के बीच में है। आज भी हमारे लोकल लीडर या सेंट्रल लीडरशिप या लोगों के बीच जा रही है। जहाँ कहीं भी लोगों की आवाज़ को उठाना हो वो लोग आवाज़ उठाते हैं। कल देखिए जो हालत हमारी जम्मू सिटी की जो हालत हुई, खास करके लोअर एरिया में की, कांग्रेस को ये कहाँ ख़त्म करेंगे? 70 साल के, ये मोर देन 150 सालों से भी ऊपर पुरानी पार्टी है और लोगों के दिलों में बसी है, घर घर में आज कांग्रेस है। जो कांग्रेस ने 70 वर्ष किए, लोग याद तो कर रहे हैं। इन्होंने पिछले 7 वर्ष में क्या दिया? कोई बता दें कि कोई बहुत बड़े प्रोजेक्ट इन्होंने जम्मू कश्मीर में दिए। जम्मू कश्मीर में जो ऑलरेडी पाइपलाइन में प्रोजेक्ट थे वो इन्होंने बंद करके रख दिए। अट्रैक्शन, तो टूरिज्म अट्रैक्शन के जो प्रोजेक्ट थे वो इन्होंने बंद करके लगी, उनकी कोई फंडिंग नहीं हो रही। और जितने भी आप देखिए कि प्रोजेक्ट यूपीए सरकार में स्टार्ट किए थे सरदार मनमोहन सिंह जी की टीम ने, वही इन लोगों को एक मौका मिल रहा है नेगोशिएशन करने का और उद्घाटन करने का। मुझे बताइए, ये जो आज कहते हैं कि भी ये जो टनल बनी, हम पहले ले लेते हैं नासिर टनल जो बनी, किसकी देन थी? आज ये इन्होंने उद्घाटन कर दिया, नाम रख दिया, अटल ब्रिज रख दिया जो बना बसोली से पार हिमाचल की तरफ, उसकी नींव किसने रखी थी? मैं गवाह हूँ उस नींव पत्थर का, जब सोनिया जी और रक्षा मंत्री हमारे केंटोन जी वहाँ नींव पत्थर रखेंगे। ये जो हिमाचल में आप चले जाएंगे, ये जो टनल बनी है मनाली से जो टनल बनी है, दूसरा याद नहीं आ रहा मुझे अभी, टनल जो बनी है उसका फाउंडेशन कितने रखा था? सोनिया गांधी जी ने रखा था, चेयरपर्सन। ये जो हमारी टनल जोजिला जो टनल बन रही है, उसका नहीं पत्थर किसने रखा? ये सारे प्रोजेक्ट तो यूपी के दिए हुए चल रहे हैं। इनका नया प्रोजेक्ट बताइए, कौन सा नया प्रोजेक्ट है इनका? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मेरे साथ योगेश साहनी जी। एक बात हमने कही कि जम्मू हिंदुस्तान में जो 70 साल कांग्रेस ने दिए, उसी को याद कर कर के आज बीजेपी अपने 7 साल निकाल रही है, इन्हें कहने का मतलब था। और सबसे अहम बात साहनी साहब ने ये कही कि जम्मू कश्मीर का ये इतनी बुरी हालत नहीं होती अगर पीडीपी सरकार ने कोalition गवर्नमेंट भाजपा के साथ नहीं बनाई होती, उनको सेक्रेटरी जाने का मौका नहीं मिलता, तो आज जम्मू कश्मीर किससे नहीं होते। ये आप इस बात से किस हद तक इत्तेफाक रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान की बढ़ती महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ दी है। मैं गुजारिश करता हूं हमारे प्रधानमंत्री साहब से कि इसके साथ साथ हमारी भी कमर टूट गई, क्योंकि महंगाई, कोविड फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, लगातार जो महंगाई राइज कर रही है, उससे गरीब आदमी का जीना मुश्किल हो गया हुआ है। और हम उम्मीद करते हैं कि अच्छे दिन, ये वाले अच्छे दिन नहीं थे,
अच्छे वाले दिन है। अगर हम चाहते हैं तो वो पिछले बुरे दिन हमें वापस दीजिए।